फिर से इस नए क्लास में ज्योमेट्री में हम समरूपता इस पार्ट की ओर जा चुके हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पार्ट अब समाप्त होने की ओर आ रहा है। आज ये समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपकी कॉपी में सभी सवाल आप लोगों ने करने हैं। जो नहीं आते वो उसका आप मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि कई बार आप काम में बिजी होते हैं। आप अपना मैसेज डालिए, सही समय पर आपके मैसेज का हम रिप्लाई करेंगे। और अपने सभी के पास किताबें होनी चाहिए और कॉपियों में सवाल हल किए होने चाहिए। और साथ में इसकी बार बार प्रैक्टिस, इसकी रिवीजन करना है, इसके वीडियो भी बार बार हम लोगों ने देखने हैं। तो आइए हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के द्वारा फिर से एक बार इस पूरे पाठ को दोहरा लेते हैं। आज हम ये रिवीजन कर रहे हैं इस प्रकीर्ण के द्वारा। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने उत्तर यहाँ पे लिख दिए। आपने सवाल उतारने हैं, आकृति पूरी लिखनी है और आखिरी में फिर से वापस उत्तर लिखने हैं कि कौन था। पहले का बी वाला उत्तर भी उसके सामने लिखिए, दूसरे का बी, उसका उत्तर भी उसके सामने लिखिए। तो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि दो त्रिभुज दिए हैं। आपकी किताब हाथ में रखिए, मैं सवाल नहीं लिखूंगा कि त्रिभुज दिए हुए हैं और आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऊपर आपको दिखाई दे रहे त्रिभुज का नाम है बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इसमें क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जब दूसरे वाले में देख रहे हैं तो पी क्यू और पी क्यू के लिए सी ए आपको दिखाई दे रहा है, पी क्यू के लिए सी ए दिखाई दे रहा है बाजू में, और उसी के बाजू में आपको दिखाई दे रहा है क्यू आर के लिए ए बी। देखिए क्यू आर के नीचे ए बी, बराबर ऊपर ए बी लिखा हुआ। इस प्रकार से बी वाला उसका सही है, अर्थात उसके क्रम सही लग रहे हैं। इसलिए दूसरे वाले में यहाँ पर आपको फिर से दो त्रिभुज दिए हैं और इसका भी उत्तर हम बी ही लिख रहे हैं। और बी में आप देखिए डी पहले नंबर पर है, तो यहाँ पर बी में डी पहले नंबर पर है। और इधर आप देख रहे हैं कि डी ई के साथ क्या है पी क्यू और ई एफ के साथ क्या है पी आर। आकृति में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे डी ई, तो डी ई देखिए ऊपर की तरफ है और क्यू आर इस तरफ है। तो इस तरफ की भुजा इस भुजा के साथ, और साथ में ई एफ नीचे वाली भुजा और आर पी नीचे वाली भुजा के साथ अनुपात में समान है, इसलिए ये सही है, बाकी के तीनों रॉन्ग है। तीसरे वाले में दिए दो त्रिभुज दिए हुए और वहाँ पे लिखा है कि बी, आकृति में देखिए बी सिंगल लाइन वाला ई के साथ सर्वांग सम है, डबल लाइन वाला एफ और सी सर्वांग सम है, और ए बी बराबर 3 डी ई दिया है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? प्रश्न में पहले ऑप्शन में लिखा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम और समरूप नहीं है। दूसरे में लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है। अब आपने कि बी वाला उत्तर इसका है, तो क्यों है? कारण ये है कि इनके दो कोण अपने को क्या दिखाई दे रहे हैं, दो कोण सर्वांग सम दिखाई दे रहे हैं, सिंगल लाइन डबल लाइन वाले। और बीच में ए बी, ये जो दिख रहा है ए बी और डी ई, ये जो है वो भी आपको क्या दिख रही है, अनुपात में समान दिखाई दे रहा है। ए बी बटे डी, अपन चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए बी बराबर 3 डी ई लिखा हुआ है, अपन इसको ऐसा बना सकते हैं। इसको लिखेंगे ए बी बटे में डी ई और इधर आ जाएगा 3 और कुछ नहीं, मतलब 3 बटे। ये अनुपात इस प्रकार से 3:1 में। तो ए बी और डी आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ए बी बाईं तरफ और डी बी बाईं तरफ। अब आप कहेंगे सर कोण तो नीचे के दोनों, परंतु तो नियम ये कहता है कि अगर नीचे के दोनों सर्वांग सम है तो बचा हुआ तीसरा कोण भी अपने आप सर्वांग सम हो जाता है। इसलिए ऊपर वाला ये ऊपर वाले डी के साथ, नीचे वाला बी नीचे वाले ई के साथ, और बीच की ये भुजा बताती है कि ये कसौटी कौन सी लगने जा रही है, भुजा कोण भुजा से बी वाला इसका सही उत्तर है। चौथे वाले में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे हल करना पड़ेगा आपको। तो समरूप त्रिभुज है, सभी कोण समान होते हैं, ए बी सी के भी 60-60 और डी ई एफ के भी 60-60। और फिर अभी मैंने आपको जैसे बताया क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। क्षेत्रफल के सूत्र में जब 1/2 आप भर देंगे तो आपको अपने आप डी ई का मान 4√2 अर्थात डी वाला उत्तर प्राप्त होता है। पांचवें वाले में आप देखेंगे कि ये एक ही त्रिभुज को एक्स वाई के द्वारा दो त्रिभुजों में बांट दिया गया और इसमें से कौन सा सत्य सही है, तो आपको कहा गया कि ए बी बटे ए सी, मतलब ये पूरी भुजा बटे पूरी भुजा बराबर ए एक्स बटे में ए वाई। इस प्रकार से लेते हुए हम लोगों ने ए वाले को सत्य दर्शाया। तो यहाँ पर
ये सब बातें आपको दिखाई गई है। अब हम हल करने जा रहे हैं तीसरा सवाल, दो समान ऊंचाई वाले। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जो आकृति बनी हुई है उसी आकृति को मैं नीचे बना देता हूँ, जिससे कि आपको और कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है। छोटे त्रिभुज का आधार 6 है तो बड़े त्रिभुज के आधार कितना होगा? दो समान ऊंचाई वाले त्रिभुज, मान लीजिए उस त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR। ऐसे लिखेंगे, माना ABC और PQR ये दो त्रिभुज है। अब इसमें से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेंगे? एरिया ABC, इधर लिखेंगे एरिया PQR। अनुपात 2 बिंदु, ये किसके बराबर है? ये है 2:3 के। पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, एक का मतलब क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब 2 बिंदु 2:3। अब आप इसमें से बताइए कि कौन सा त्रिभुज बड़ा है और कौन सा छोटा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा और छोटा शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे 2 और 3 है, इसका मतलब पहला वाला छोटा है 2 वाला और दूसरा वाला 3 वाला बड़ा है, अर्थात ABC छोटा है क्षेत्रफल में और PQR ये बड़ा त्रिभुज है। अब छोटे त्रिभुज का आधार, अब क्या करना पड़ेगा अपने को? उसका अनुपात बनाना पड़ेगा। एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया त्रिभुज PQR बराबर। अब यहाँ पर लिखा है कि दोनों की ऊंचाइयां समान है, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई समान है। और आपको सिखाया मैंने कि जब जब उसकी ऊंचाई समान होती है तो किसका अनुपात लेते हैं हम लोग? आधार का अनुपात ले लेते हैं। जब जब ऊंचाइयां समान होती तो हम किसका अनुपात लेते हैं? आधार। ये आपने को दिया हुआ है, ऊंचाई समान है तो आपके पहले वाले एकदम 1.1 में किसका अनुपात लेते हैं हम? आधार का अनुपात समान है। अभी क्षेत्रफल की जगह यहाँ पे आएगा 2/3। अभी आपको मैंने बताया और आपने बोला कि ये छोटा वाला त्रिभुज 2 वाला, अर्थात ABC छोटा है और PQR बड़ा है। यहाँ पर लिखा है कि छोटे त्रिभुज का आधार 6, ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे B1 बराबर 6 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना है? B2 निकालना है। B2 निकाल रहे हैं आपको 6 और यहाँ पे हम लोग B2 निकालेंगे। सिर्फ 3 गुणा बाकी रहेगा, ये इधर जाएगा और ये दोनों इधर आएंगे। B2 बराबर 6 और 2/3 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2, 2 एकम 2, 2 3 6। B2 बराबर 3 दिया, अर्थात नीचे वाला जो बड़ा वाला है, देखिए छोटे वाला कितना का है? 6, तो बड़ा वाले का कितना आ गया? अनुपात 9। काटेंगे तो 6/9 को बराबर 2/3 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सूत्र, अभी देखिए क्षेत्रफल वाला सूत्र पहले वाले पार्ट में भी है और क्षेत्रफल वाला सूत्र इस पार्ट के अंतर्गत भी आता है। और उससे अपने को पता लग जाता है कि क्षेत्रफल के सवालों में हम लोगों ने ये B1 B2 लेते हुए, अर्थात छोटे वाले का आधार बड़े वाले का आधार लेते हुए यहाँ पर वर्ग नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल जरूर दिया है लेकिन समरूप त्रिभुज नहीं लिखे हैं। ध्यान में रखें, उसमें फर्क में यही है। पहले वाले में आधार ऊंचाई दे दी तो इसका मतलब समरूपता वाला वर्ग वाला नियम नहीं लगेगा, और अगर समरूपता नहीं दी, आधार ऊंचाई लिखी तो 1/2 तो आधार गुणा ऊंचाई या समान ऊंचाई या समान क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लगता है। तो इस प्रकार से मैंने ये एक और सवाल, अर्थात आपको तीसरा सवाल कराया। अब और एक सवाल अपन देखेंगे, सवाल नंबर तीसरे के बाद आप देखेंगे सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर दो त्रिभुज बने हैं, आकृति है इस प्रकार से। पहला है PQS MN, ये क्या कहलाएगी? उसकी PM, इसका लंब है तो अर्थात इसकी ऊंचाई बन गई। नीचे वाला जो उल्टा त्रिभुज बना है जिसका नाम है QRS, इसकी ये ऊंचाई हो गई नीचे की ऊपर जाने वाली। अब यहाँ पे लिखा है कि PM बराबर 10, PM की माप है 10। आपको पूछा है NR की माप निकालिए, ये आपका NR है, ये निकालिए, अर्थात ये X निकालना है। और दो त्रिभुजों के यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिए। देखिए अब यहाँ पर एक क्षेत्र और यहाँ पर। अब इसमें आप देखिए कि इसमें क्या समान थी? दोनों की ऊंचाई समान थी। ऊंचाई समान का मतलब है वो शायद ऐसे ABC PQR, तो ये एक ऐसा होगा और दूसरा एक ऐसा होगा।
दोनों की ऊंचाई है ये और ये समान। यहाँ पर ऊंचाई आधार पुष्टि लिखे, लेकिन आप लोग ये देख रहे हैं कि जो बीच वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब है दोनों का आधार समान है। क्या समान है, आधार समान है। इसमें अपन इसी प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज का आधार QS क्या है, समान, इसका आधार है समान। तो अब आधार समान है तो फिर से क्षेत्रफल की तरफ आप जाएंगे। एरिया त्रिभुज PQS, ऊपर वाले का नाम है PQS, और नीचे आ जाएगा एरिया त्रिभुज दूसरे का नाम है QRS। फिर से मैंने बताया कि यहाँ पर कहीं भी समरूपता नहीं लिखा, तो ये आधार ऊंचाई वाले सूत्र ही रहेंगे। अब दोनों के क्या समान है, आधार समान। तो अब हम किसका अनुपात लेंगे, ऊंचाई का अनुपात, अर्थात H1 बटे H2। यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि दोनों के आधार समान है। तो जैसे ऊंचाई समान है तो आधार का अनुपात, वैसे आधार समान है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, आधार समान है तो किस क्या लेंगे हम लोग, ऊंचाई का अनुपात लेंगे, अर्थात H1 बटे में H2। अब मान भरना शुरू करो। PQRS आपके पास किताब है, उसकी माप है 100, तो मैंने उसको 100 लिख दिया प्रश्न में से। QRS इसकी माप है 110, नीचे वाला 110 वाला है, 110 लिख दिया। H1 की जगह H1 की माप है PM, अर्थात PM लिख दो वहाँ पे, और नीचे वाले के ऊंचाई कितनी है, RN लिख दिया। PM की माप है 10 और ये अपन फिर से तीर गुणा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा। x बराबर 10 उधर ही है, 110 गया ऊपर और 100 आ गया नीचे। 100 बटे 110 इधर आकर बन जाता है 110 बटे 100। काटना रहेगा 0 से, ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, अर्थात x का मान आ गया यहाँ। x को ही अपन क्या कहते हैं, NR। इस प्रकार से हम लोगों ने फिर से आधार ऊंचाई के नियम का इस्तेमाल करते हुए, जब आधार समान है तो ऊंचाई का अनुपात लिया, और जब ऊंचाई समान है तो आधार का अनुपात लिया। तीन बातें दे दी गई है, तीन बातों को हमने भरा, और चौथी बात याद की, यहाँ पर भी आधार समान होने की ऊंचाई H1 H2 का अनुपात लिया। तीन बातें दे दी गई, चौथी बात को x मानते हुए हमने उसको हल किया, और इस प्रकार से इसका उत्तर भी हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। तो ऐसे इन सवालों को अपने को हल करना है। अब हम अगले प्रकार की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक और आकृति में बना रहा हूँ, वो है आकृति नंबर 8 के सवाल के लिए। अब ये सभी सवाल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन चल रहा है, पर ये सभी एक्सरसाइज आपने दोबारा हल करनी है, और इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना भी है। इसको अपनी कॉपी में सब सवालों को सवाल उतारने हैं, आकृति पेंसिल से बनानी है और इसे हल करना है। एक और आकृति यहाँ पर मैं आपके लिए बना देता हूँ, और ये आकृति पर भी सवाल आता है। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ऐसे दो तिर्यक रेखाएं बनी, 1 2 4 समांतर रेखाएं हैं, और पहले का नाम है SD, दूसरे का नाम है RC, तीसरे का नाम है QB और PA, और ये सभी लंब, ये सब लंब, और साथ में ये लिखा AB बराबर 60, A से ये 60, फिर BC बराबर 70, ये 70 है, ये CD बराबर 80, CD बराबर 80, और PS बराबर 280, P से लेके S तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 280। और आपसे कहा है कि बाकी की ये तीन बातें अपने को याद करनी है, इन तीन बातों को याद करना है। तो आइए अब हम इसको कैसे याद करेंगे, ये अपन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, अभी इस प्रकार का ये सवाल थोड़ा सा अन्य सवालों से थोड़ा भिन्न सवाल हो जाता है। यहाँ पर तो तीनों मापे थी, लेकिन अब यहाँ पे अपने को मान लीजिए अपन बोलेंगे ये x, ये y, ये z अपने को याद करना, ये मान लेते हैं तीनों भी याद करना, x y z नहीं करना। तो इसके लिए अपन लोग सवाल कैसे करेंगे, 280 दिया आपने,
अब 280 दे दिया है, तो अब हमको अब बारी बारी से कुछ बातें लेकर इसको हल करना पड़ेगा। नियम ये कहता है कि अगर रेखाएं समांतर है तो उसके बीच में बनने वाले जो अंतखंड होते हैं उनका अनुपात जो है वो समान होता है। अर्थात अगर हमने 1, 2 और ये 3 ले लिया, ये 3 मैंने ले लिया, 1, 2, 3, तो अब एक AB बटे ये लेंगे, फिर PQ बटे SQ आएगा, मतलब 1/2 बराबर 3/4। अब मैं लिखता हूं, देखिए उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक समांतर QB समांतर SB, तीनों नीले रंग में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आप आसानी से बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों समांतर है तो AB वाला पहला वाला भाग हो गया, तो 2 वाला भाग कौन सा हो गया, B इसके ऊपर वाला। फिर इधर 3 नंबर वाला भाग हो गया PQ, तो इधर नीलों के बीच में, और इसको अपन क्या कहेंगे, समांतर रेखा का प्रमेय। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम पहले x को निकालने जा रहे हैं और x को निकालने के लिए हम लोगों ने इन पहली, दूसरी और ये चौथी वाली का चुनाव कर दिया। अब देखिए AB का माप अपने को मालूम है 60, BD के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को B से B तक 70 और 80 को जोड़ना बराबर, जो 150 आ जाएगा। PQ की माप x मालूम है, लेकिन अपने को SQ की माप कितनी, x + 10 नहीं, उसको 280 में से इसको अगर अपने को यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो ये वाली जो माप आप कह रहे हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 280 घटा x करना पड़ेगा। ये तो x है, यहाँ से यहाँ तक का ही x है, परंतु वो 280 जमा x हो जाएगा, घटा x हो जाएगा। तो लिखिए AB का माप अपने कितना था, 60 लिख दिया मैंने, और BD के लिए अपन ने क्या जोड़ना पड़ेगा, 70 जमा में 80, ये जोड़ दिया 70 और 80। PQ, P से लेके Q तक का मान अपने को निकाल रहे हैं हम लोग x से, और जो बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक का मान है, ये टोटल 280, तो बचा हुआ 280 में से x को हटा देंगे, कोष्टक में लगाइएगा, तीर गुणा करें, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 60 बटे में ये हो गया 150, ये हो गया x बटे में 280 घटा में x, 280 घटा में x इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 280 घटा में x बराबर x, और गुणा में ये इधर आ जाएगा, ये वाले पर 150 ऊपर रहेंगे और 60 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे काटेंगे, इससे ये करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, अर्थात बन गया यहाँ पे 280 घटा x बराबर x गुना में 5 बटे में 2। अब x इधर आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 280 बराबर 5 बटे 2x माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस का प्लस। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक तीर गुणा करेंगे, ठीक है, सवाल थोड़ा सा अलग है, 5 बटे 5x, ये इधर तीर गुणा हो गया तो 2x बटे में 2 एकम 2। फिर से रिपीट करो, या कुछ नहीं, मतलब 1 लिख दिया मैंने, ये माइनस के इधर आ गया प्लस 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 और 2 को मिला कर कितना हो गया यहाँ पे, 7x बटे में 2, 7x बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना, फिर ये दोनों इधर पर चले जाएंगे, तो 280 गुणा में 2 ऊपर 7 नीचे बराबर सिर्फ x है, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0 का 0, तो x बराबर आ गया 40 दूनी 80। x बोले तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे, PQ, PQ का मान आ गया 80। तो इस प्रकार से अपने को x मिल गया, y और z बाकी रह गया, y और z बाकी रह गया। अब अपन उसको इसी प्रकार से फिर से आगे हल करेंगे, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि 3 में से 2 बातें निकल गई तो तीसरी अपने आप मिल जाती है।
तो देखिए तीसरी बात में कैसे हल करने जा रहा हूँ, आप कोशिश करो। मैं अब निकालने जा रहा हूँ आपके लिए z, ये ऊपर का z। तो z के लिए अब की बार मैं कौन कौन सी रेखाएं लूंगा, देखिए 1 2 और ये वाली 3, 1 2 और ये 3। तो ये z इसमें आ जाएगा और बाकी का ये मान इधर दोनों के बनेगा। तो देखिए अब z में निकालने जा रहा हूँ, कैसे निकलेगा। तो पहले मैंने इसको लिखा ऊपर से BC बटे में AB। देखिए मैं एक इन दोनों को ले रहा हूँ, DC बटे में AC, AC। इन्हीं दोनों में इधर क्या आएगा, SR बटे में RP। देखिए इन तीनों को ले रहा हूँ कि Z इसके अंदर आ रहा है। तो अब हल, CD का मान कितना है 80, AC का मान A से लेकर C तक 60 है जमा 70, SR का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, SR का मान है Z, और RP का मान कितना है, अब ये R से लेकर P तक का ये वाला मान आ जाएगा। अब की बार ये हो जाएगा 280 घटा में Z, क्योंकि टोटल 280 है। तो अपन लिखेंगे 280 घटा में 280। अब फिर से 80 दोनों का टोटल किया तो 130 आ गया। Z बटे ये Z काटना नहीं है क्योंकि ये बीच में माइनस सेक्शन, अगर गुना होता तो काट सकते थे, माइनस इसलिए काटना नहीं है। अब इसको हमने लिखा, फिर से वही पद्धति, इसको उधर लेके जाएंगे। 280 घटा में Z बराबर Z गुना में 130 गया ऊपर, ये इधर आ रहा है, और बटे में 80, 0 से 0। अब यहाँ पर 280 माइनस Z इधर आने वाला है, तो माइनस Z 13 बटे 8 Z के साथ जुड़ के आ जाएगा Z बटे में। जैसे यहाँ पर आया था वैसे यहाँ पर भी माइनस का प्लस जुड़ेगा। फिर से चीजें गुणा करेंगे, 280 बराबर 13Z, Z एकम Z, 8 का गुणा किया तो 8 एकम 8Z, और बड़े बटे में आ गया यहाँ पे 8, 13 एकम 13, 8 एकम 8 जोड़ा, तो ये बन गया 13 और 8 21 Z बटे में 8। फिर अब अपन इसको इधर लेके जाएंगे, तो 280 गुना में 8 बटे में क्या आ गया 21, नीचे 21 बटे 8 का 8 बटे 7 से काटेंगे, 7 से 21, 7 चौक 28 और 0 का शीट यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर टोटल 280, अपन ने 280 माइनस 1 लिखा। अब हम लोग Z का मान जब निकालने जा रहे हैं तो Z के लिए मैंने पहली, फिर दूसरी और लास्ट वाली ले ली। पहली और दूसरी में आता है CD और नीचे आता है AC, CD और बटे में AC। फिर इस तरफ से क्या लिया मैंने, SR का मान Z है, और RP का मान कितना आ गया यहाँ पर, RP का मान आ गया 280 घटा में Z। फिर से मैंने इसका तीरे गुणा करते हुए यहाँ पे 80 और 60 और 70 को जोड़ा, 80 बटे 60 और 70 को जोड़ा तो 130 आ गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 280 ये इधर चले गया और 130 बटे 80 नीचे आ गया। काटने का प्रक्रिया शुरू किया, 0 से 0 कट गया, और 8 और 13 कटता नहीं है तो नहीं कटा। फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस Z इधर लाया तो माइनस का हो गया प्लस। फिर यहाँ पे 13 बटे 8Z गुणा किया तो 13Z और 8 एकम 8, 13 में 8 मिलाया तो 21 बटे में 8Z आ गया। ये 8 बटे 21 इधर चले गया और काटने के बाद मिल गया 832 बटे में 3Z। ये आपका किसका मान आ गया, Z का मान आ गया। अब यहाँ पर
हमें z के मान की सहायता से अब x का मान मिल गया और z का मान मिल गया। अब सिर्फ किसका मान निकालने रहेगा अपना y का मान निकालना है। और y के मान में तीन बातें हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और आप नकल करो। x जमा y जमा z बराबर कितना है, x जमा y जमा z बराबर 280। x का मान अपने को मिल चुका है 80, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 80। y का मान अपने को ज्ञात करना है, तो y की जगह मैंने y लिख दिया। z का मान आ गया 320 बटे में 3 बराबर 280। अब अपने को हल करना है। पहले इसको दोनों को जोड़ दो, 8 या 24 0 पर 0 जमा 320 बटे में 3 एकम 3 जमा y बराबर 280। इस दोनों की टोटल की 6 y बराबर 280। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, y बराबर 280 घटा में 560 बटे में y लेते हुए हम जाएंगे तो 0 आती है 24 हासिल आया 2 7 माइनस 560 बटे में 30। सवाल बड़ा है लेकिन आपने करना है। फिर से देखिए, ये अपनी मेन अब बात है, x जमा y जमा z सब मिला के हो 280 x का मान अपन ने निकाल चुके हैं वो 80, x की जगह 80। y का मान अपने को अब ज्ञात करना है क्योंकि z का मान यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो ये लिखा है z की जगह 320 बटे में 3 और फिर जमा 280। अब ये दोनों बटे वाली संख्या को हम तिर्यक गुणा करेंगे, 8 3 24 240 और 320 बटे में 3 एकम 3, तो जोड़ा तो ये हो गया 560 बटे 3। इधर जाएगा, देखिए प्लस है तो प्लस का होगा माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब। अब उसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 8 3 24 हासिल आए 2 3 दूनी 6 और 2 8 840। y बराबर घटाएंगे 0 14 में से 8 पे 14 में से 6 पे 8, यहाँ बचे 7 280। इस प्रकार से ये मान आ गया 280 बटे में 3। तो इस प्रकार से हमने x, y और z का मान यहाँ पर ज्ञात किया है। तो फिर से मैं इन सवाल को दोहराता हूँ क्योंकि ये सवाल बड़ा है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग जूम करो और इसको हम फिर से एक बार समझ लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 समांतर रेखाएं होंगी और 3 भाग निकालने, माना ये x, y और z। सिर्फ ये दिया है 280, जबकि इधर के तीनों विभाग मौजूद है, AB 60 BC 70 CD 80। अब हमने समांतर रेखा का प्रमेय जो लगाया, 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय के द्वारा पहले हमने कौन सी रेखाएं थी, ये नीली वाली, उससे बना AB और BD। AB बटी BD का मान आ गया, AB का मान 60 और BD दोनों को मिला के 70 और 80 मिलाए तो हो गया 150। अब जब हम ये दोनों लेते हैं तो इधर का आएगा PQ का मान हमने x माना था और बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा 280 माइनस x बटे में 280। फिर ये गुणा किया 60 बटे 150 इधर आ गया, 150 बटे 60 काटने के बाद हो गया 5 बटे 2, फिर माइनस x इधर आ गया तो हो गया प्लस x, जोड़ने पर हो गया 5 और 2 7x बटे 2, 7 बटे 2 इधर आएगा तो 2 बटे 7 काटने के बाद हो गया 40 40 दूनी 80। x का मान अर्थात PQ का मान, यहाँ पर x का मान मतलब किसका मान है, पहला मान आ गया PQ का मान आ गया 80। फिर अब हम चलते हैं z की तरफ, z निकालना। तो z जो है वो किस में प्राप्त होता है, ये है z आपका, ये z 1 2 और इसके बीच में प्राप्त होता है। तो अब फिर से मैं उल्टा कर रहा हूँ, ऊपर से CD और CA, AC गुना CD का मान है 80 और A से लेके C तक 60 और 70 मिलाया तो कितना हो गया 130 हो गया। फिर उसके बाद जब CD लेते हैं तो इधर का लेना पड़ेगा SR दिया मैंने, और फिर अगर हम AC लेते हैं तो यहाँ आएगा RP, मैंने लिखा RP, ये है Z। तो बचा हुआ भाग कितना हो गया 280 घटा Z,
280 हटा दो, फिर से 280 80 के साथ यहाँ पर 280 माइनस एक्स ये चले गए इस तरफ, और 80 बटे दोनों की टोटल 130 इधर आ गया, 130 बटे 80 ये कट गया 13/8। इसको ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा काट के दशमलव में नहीं लाना है, याद रखो दशमलव मतलब नहीं लाना है। फिर अब 13/8 जेड के साथ ये माइनस जेड इधर आपको क्या प्लस 13 और 8 जेड को मिलाने पे होंगे 21/z/8। अपने को जेड का मान निकालना है, इसलिए इसको फिर से उधर लेकर गए तो 21/8 का बन गया। 8/21 जितना कटता है उतना ही काटना है, कटता है 7 × 21 7 × 24, तो 40 और 8 का गुणा किया तो बन गया 320/3 जेड का मान। और आपने देख रहे जेड मतलब किसका मान निकल गया, यहाँ पर एस आर का मान हो गया, ये हो गया एस आर का मान, दूसरा मान निकल गया। अब यहाँ पर दो मान निकल गए, एक्स निकल गया, जेड में सिर्फ वाई बच गया, और वाई सभी जानते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों मिला के होता है 280। मैंने लिख दिया x जमा वाई गुना जेड 280। एक्स का मान मैंने यहाँ से लिया 80, जेड का मान यहाँ से लिखा 320/3 और टोटल 280। ये दोनों की टोटल कर रहे हैं, इसकी और इसकी टोटल, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है। 3 का गुना 8 से किया तो 240 और 320 और बटे 3 एकम 3, दोनों की टोटल की 560। ये प्लस है, प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। फिर से ये गुणा कर रहे हैं, 3 का गुना 280 किया तो 840, 560 एकम 560, घटाने पर 280/3, ये y का मान। और y के लिए हमने कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल किया, इसलिए RQ बराबर यहाँ पर है y और y का मान है 280/3। इस प्रकार से इसके तीनों भाग अपने पता हो गए, x निकाला, z निकाला और यहाँ पर अपने y भी निकाल लिया। इस पूरे सवाल को आपने पहले उतारना है, आकृति पेंसिल से बनानी है और एक के नीचे एक इसे हल करना है। अब इसमें कुछ एक्टिविटीज वाले सवाल है, वो मैं हल करके उसकी फोटो आपको भेजने वाला हूँ। उस फोटो की सहायता से आपने उसको समझ के लिख लेना है। और यहाँ पर एक रकीन प्रश्न संग्रह 1 जो है वो और चैप्टर 1 जो है ये पूरा हो जाता है। इसके प्रमेय मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर जो प्रमेय है वो आप बाद में सीखेंगे। फिर से दोहरा रहा हूँ, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के दो भाग, एक समरूपता वाले और आधार और ऊंचाई के आधार पे सवाल है। और समरूपता की परिभाषा और कसौटियाँ इसके अंतर्गत आती है, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण 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 कसौटी। और इस सबसे मिलके ये समरूपता पार्ट बना हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। पहला ही पार्ट है, मेहनत करेंगे तो हर परीक्षाओं में आपके अच्छे अंक दिलवाएगा। लेकिन याद रहे कि बिल्कुल भी सरल पार्ट नहीं है, नया है, सब कुछ नया है, बहुत सारी बातें इसमें कठिन है और इसे बार बार पढ़ना जरूरी है। फिर से ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू। हम यहीं पर रुकते हैं और इसे सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।